तो हम लोगों ने SN1 और SN2 रिएक्शन के जो मैकेनिज़्म है देखो उसकी पढ़ाई तो कर ही ली है ना। तो अभी हम लोगों को बेसिकली उन रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है जो हमेशा या फिर टिपिकली SN1 देती हैं या फिर वो रिएक्शंस क्या करती हैं SN2 मैकेनिज़्म को शो करती हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनके एकदम माथे पे स्टैम्प लगा हुआ रहता है कि ये रिएक्शन आपकी हमेशा SN2 करेगी या फिर ये रिएक्शन आप लोगों की हमेशा क्या करने वाली है SN1 करने वाली है। तो एक एक करके इस चैप्टर में हम लोग उन रिएक्शंस को पढ़ते जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद एक तरीके से ये फ्यूचर के लिए आगे के जब तुम चैप्टर्स पढ़ोगे तो उनमें ये रिएक्शंस वापस से आएंगी, रिपीट होंगी। तो उस वक्त तुम लोगों को ये चीज़ नई नहीं लगेगी, पुरानी पुरानी सी लगेगी। अच्छा ये तो पहले भी कभी हमने सुना है, ठीक है। तो अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन को पढ़ना। ये दोनों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेसिकली रिएक्शन होती हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स को लेकर। यानी कि आगे जब तुम लोग अल्काइल हैलाइड्स वाला चैप्टर पढ़ोगे ना तो उस अल्काइल हैलाइड्स वाले चैप्टर में आपको बहुत सारी मेथड्स पढ़नी होती हैं कि किन किन मेथड्स से आप अल्काइल हैलाइड्स को क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इस चैप्टर में हम लोग उस अल्काइल हैलाइड्स के प्रिपरेशन के दो रिएक्शंस देखने वाले हैं। जो पहली रिएक्शन है उस पहली रिएक्शन को हम लोग कहते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन, और जो आप लोगों की दूसरी रिएक्शन होती है उस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम लोग कहते हैं आप लोगों की कौन सी रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये दो रिएक्शन, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन हम लोग भले ही इसको ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ रहे हैं, बट ये बेसिकली है किस चीज़ का पार्ट, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर का ये पार्ट है। तो तुम्हें क्या जानकारी SN1 SN2 के रिस्पेक्ट में इन दोनों रिएक्शंस के प्रति पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो फिंकलस्टीन के बारे में मैं बता दूं, तुम्हें ऑलरेडी मैं इससे पहले जिस दिन SN2 पढ़ाया था उस दिन भी पता चुकी हूँ, लेकिन फिर से आज हम लोग अगेन इसको रिपीट कर लेते हैं। तो हाईलाइटेड पॉइंट ये है कि फिंकलस्टीन रिएक्शन जो होती है ये आप लोगों की हमेशा कौन सी मैकेनिज्म शो करती है, SN2 मैकेनिज्म शो करती है। तो यानी कि तुमने जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स SN2 के पढ़े थे ना कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, बीटा पोजीशन पे हिंड्रेंस कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, बीटा पोजीशन पे कोई हेट्रो एटम है या फिर अगर कोई डबल बॉन्डेड सिस्टम है तो वो रेट को इंक्रीज कर देगा, वो सारे के सारे रूल फिंकलस्टीन के लिए अप्लाई हो रहे हैं। खत्म। यानी कि आपको इस पर्टिकुलर रिएक्शन को अलग से वापस से पूरा डिटेल में पढ़ने की नीड है क्या? नहीं, क्योंकि जो जो रिएक्शंस आप वहाँ पे फिंकलस्टीन के लिए जो जो SN2 के लिए फॉलो करते थे, जो रूल्स वही सारे रूल्स आप यहाँ पे अभी फिंकलस्टीन के लिए करोगे। ओके, स्वार्ट्ज रिएक्शन के बारे में क्या कहना है? जो स्वार्ट्ज रिएक्शन होती है ये बेसिकली आप लोगों की SN1 रिएक्शन होती है। देखो, दो हैलोजन रिएक्शंस है, मतलब अल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर करने की रिएक्शन है। एक आपकी SN2 है, एक आपकी SN1 है। बस यही तुमको याद रखना है कि कौन सी SN2 है, कौन सी SN1। अगर मैं फिंकलस्टीन रिएक्शन की बात करूं, अगर वो SN2 रिएक्शन को फॉलो करती है तो तुम्हें ये बात पता होगी कि SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इन्वर्जन, ये भी हम लोग SN2 में पढ़ चुके हैं, बराबर। तो अभी इस चीज़ को मैं वापस से रिपीट नहीं करूंगी, बट ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। मैंने ऑलरेडी फिंकलस्टीन तुम्हें पढ़ाई है SN2 के वक्त, ठीक है। मैं यहाँ पे लगे तो फिर से कुछ इलस्ट्रेशंस ले लूंगी ताकि ये चीज़ें क्लियर हो जाए, बट आप लोगों ने ये चीज़ याद होनी चाहिए, अभी कुछ दिन पहले भी हमने देखे। स्वार्ट्ज रिएक्शन के बारे में बात करें तो सिंस स्वार्ट्ज रिएक्शन आपकी SN1 रिएक्शन शो कर रहा है तो SN1 में देखो आपको रैशमिक मिक्सचर मिलता है, यानी कि आपको इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट भी मिलता है और साथ ही साथ में आप लोगों को रिटेंशन वाला प्रोडक्ट भी मिलता है। ये दो बातचीत तुमको फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा फिंकलस्टीन रिएक्शन के प्रति मूव करते हैं कि आखिर पढ़ते हैं आखिर ये आपकी फिंकलस्टीन रिएक्शन देखो आखिर है क्या, हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी रिएक्शन फिंकलस्टीन रिएक्शन है कि नहीं है। तो देखो, फिंकलस्टीन रिएक्शन की आपको जनरल फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए कि जनरल फॉर्मेट में फिंकलस्टीन रिएक्शन दिखती कैसे है। तो जब भी हम लोगों के पास सबस्ट्रेट में मानकर चलते हैं, ठीक है, आपको हर रिएक्शन का, हर नेम रिएक्शन का सबस्ट्रेट पता होना चाहिए। जब भी आपके पास सबस्ट्रेट में
कोई RX होता है, RX मतलब अल्काइल हैलाइड। अच्छा, अब यहाँ पे जो X है वो आप क्लोरीन ले सकते हो, ब्रोमीन ले सकते हो, बट आपका फ्लोरीन लेना आपको अलाउड नहीं है। ओके, इवन आयोडीन भी ले सकते हो, बट आयोडीन लोगे और फिंकलस्टीन में इवन जो हम लोग रिएजेंट यूज करते हैं ना, वो रिएजेंट भी NaI ही होता है। तो आयोडीन लोगे और रिएजेंट में भी आयोडीन, तो बेसिकली आयोडीन को ही रिप्लेस कर लेगा और कुछ नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जो यूजुअली हैलोजेंस लेते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन में वो क्लोरीन और ब्रोमीन लेते हैं। अगर तुम रिएजेंट को NaI ले रहे हो और बात चल रही है SN2 रिएक्शन की, तो इसका मतलब ज़रूर यहाँ पे जो ये आपका I नेगेटिव होगा, ये I नेगेटिव इस रिएक्शन का क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। ये I नेगेटिव इस रिएक्शन का क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। अच्छा, अब बात आती है सॉल्वेंट की। तो जैसे कि हमको पता है कि ये रिएक्शन आप लोगों की SN2 पाथवे को फॉलो करेगी, तो SN2 पाथवे के लिए क्या होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवरेबल होते हैं, कि हम लोग ऑलरेडी SN2 में पढ़े हैं। तो इसीलिए फिंकलस्टीन रिएक्शन में एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का यूज किया जाता है, और जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ पे यूज किया जाता है ना, दैट पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इज एसीटोन। अब ये एसीटोन आई थिंक तुमने 2-3 बार सुन लिया है, तो तुम्हें याद होना चाहिए, ये होता है आप लोगों का एसीटोन। आप क्या यूज करते हो, एसीटोन। अब बात यहाँ से एक इंसान के दिमाग में ये भी आती है कि देखो, इतने सारे हम लोगों के पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट थे, उन इतने सारे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में एसीटोन को ही क्यों यूज किया। आप कोई दूसरा भी तो यूज कर सकते थे, क्योंकि हर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 मैकेनिज्म को फेवर करता, उसको स्पीड अप कराता, बिल्कुल आप कर सकते थे। बट एसीटोन में ऐसा कुछ खास है, ठीक है, और बल्कि मैं ये कहूँ कि ये इतना प्यारा है आप लोगों का कि ये SN2 मैकेनिज्म को बाकी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स के कंपेयर में ये और क्या करा देता है, और ज्यादा ये क्या करा देता है, आप लोगों का स्पीड अप कराता है। अब समझते हैं कैसे कराता है वो बाद में, बट ये होता है। तो हमें सबस्ट्रेट पता है, हमें रिएजेंट पता है, हमें सॉल्वेंट पता है। अब बात आती है कि इस पूरे रिएक्शन में आप लोगों का प्रोडक्ट क्या बनता है। तो प्रोडक्ट सिंपली ये बनता है कि जो R के साथ का X है वो हट जाता है, और उसके बदले में वहां पर कौन इंट्रोड्यूस हो जाता है, आयोडीन, यानी कि प्रोडक्ट वुड बी RI, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो बाई प्रोडक्ट बनता है, वो बाई प्रोडक्ट क्या होगा, I के साथ का Na बाकी है और ऊपर में से एक X निकला, तो यानी कि बाई प्रोडक्ट बनता है NaX, जो कि आप लोगों का NaCl भी हो सकता है, या फिर आप लोगों का NaBr भी हो सकता है। तो हर रिएक्शन का रिएजेंट, सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट, कैटलिस्ट और सॉल्वेंट, ये आपको पता होना चाहिए अगर कोई रिएक्शन नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन मतलब आप वैसे तो बहुत सारी रिएक्शन अपनी इस जीवन काल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, बट नेम रिएक्शंस मतलब जिनके नाम होते हैं, लाइक फिंकलस्टीन, स्वार्ट्ज, उनमें तो ये सारी चीजें आपको बाय हार्ट रटी हुई होनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी आखिर इसकी जनरल रिएक्शन, ये जनरल फॉर्मेट इस रिएक्शन का दिखता कैसा है। देखो, इसका जनरल फॉर्मेट कुछ इस प्रकार का रहता है कि आपके पास सबस्ट्रेट है। कौन सा सबस्ट्रेट है आपके पास, RX। उसके साथ आपने क्या यूज किया, आपने आपका रिएजेंट यूज किया NaI, एरो, इसके ऊपर मैं सॉल्वेंट का नाम लिख देती हूँ एसीटोन, और यहां से हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना है, यहां से हम लोगों के पास प्रोडक्ट बन रहा है RI। मतलब सिंपली तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों का जो X है उस X को रिप्लेस कर देना है IC। क्या ये कर सकते हो, बस इसी रिएक्शन को फिंकलस्टीन रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, अब इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में पढ़ाने के लायक है नहीं, सिवाय इसकी एक शॉर्ट सी थ्योरी के। तो वो थ्योरी देख लेते हैं इस पर्टिकुलर फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या है। अब सुनो ध्यान से, हम लोगों को ये बात अच्छे से पता है कि अगर मैं आपको दूंगी कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन और कार्बन आयोडीन और कार्बन फ्लोरीन के बॉन्ड्स, अगर मैं तुमको कहूंगी कि इनको आप अरेंज करो इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, समझ रहे हो, तो आप अरेंज कर लोगे। बोलो क्या हो जाएगा, कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होगा और सबसे वीक होगा आपके कार्बन आयोडीन का बॉन्ड। और इसका रीजन हम लोग केमिकल बॉन्डिंग से पढ़ते आ रहे हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि कार्बन जो है वो 2p है और फ्लोरीन भी 2p है, लेकिन जो आयोडीन है उसमें कार्बन 2p है, बट आपका जो आयोडीन है वो 2p नहीं है, वो 5p है। और जब आप लोगों के ऑर्बिटल्स का साइज कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है,
तो उनकी जो ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होती है ना, वो इंटरमिक्सिंग कैसी होती है, कमजोर होती है, जिसकी वजह से बॉन्ड भी कैसा होता है, वीक होता है। तो ऐसे में क्या तुम ये कह सकते हो कि आपके पास ऊपर वाले फिंकलस्टीन रिएक्शन में जो मैंने वहां पे CX लिया, अब देखो CX क्या हो सकता है वहां पे, वो कार्बन क्लोरीन भी हो सकता है ना, वो कार्बन ब्रोमीन भी हो सकता है, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो तो डेफिनेटली कार्बन आयोडीन रहेगा। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट होता है, उस सबस्ट्रेट में जो कार्बन और X के बीच का जो बॉन्ड है वो आपके बॉन्ड स्ट्रेंथ के मामले में ताकतवर होता है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट, जहां पे प्रोडक्ट में कौन सा बॉन्ड बनने वाला है, कार्बन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड बनने वाला है। राइट, ये बात समझ में आती है। इसका मतलब हो क्या रहा है इस पर्टिकुलर प्रोसेस में कि हम लोगों के पास जो सबस्ट्रेट है उसमें की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी कैसी है, ज्यादा है, और आपका वहां पे जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बन रहा है वहां पे इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी है कंपेरेटिव टू सबस्ट्रेट, इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ये कैसी है, आप लोगों की कमजोर है। तो हम लोगों को एक अंदर से क्यूरियोसिटी आती है कि आप जो चीज पहले ज्यादा स्टेबल थी, जिसकी ज्यादा अच्छी बॉन्ड स्ट्रेंथ थी, आप उससे आप एक ऐसे साइड में जा रहे हो जहां पे स्टेबिलिटी कम है ना, क्योंकि जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो तो थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार रिएक्शन हमेशा खुद को ऐसे डायरेक्शन में प्रोसीड करती जहां से उसको स्टेबिलिटी मिले। बट थर्मोडायनेमिक में अगर अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देख रही हूं तो मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा है कि इसको स्टेबिलिटी मिल रही है ना, क्योंकि हम लोग लो बॉन्ड स्ट्रेंथ की तरफ जा रहे हैं। तो पहली बार तो ये रिएक्शन हुई है, ये एक फैक्ट है। रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, रिएक्शन हुई कि नहीं हुई, ये तो टॉपिक ऑफ कंसर्न ही नहीं है। रिएक्शन हुई है, प्रोडक्ट हमको मिलता है, नाउ वी आर डिसाइडिंग कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो होती है इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाने के लिए, क्योंकि थर्मोडायनेमिकली, ठीक है, थर्मोडायनेमिकली अगर मैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करूं तो थर्मोडायनेमिकली फॉरवर्ड आप लोगों की रिएक्शन जो रहती है वो फेवरेबल नहीं है। ठीक है, इस रिएक्शन का फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो जाना है, फॉरवर्ड रिएक्शन इसकी क्या है, नॉट फेवरेबल है। तो आखिर ये रिएक्शन आगे गई कैसे, ऐसा क्या हुआ उस कोर्स में, उस ड्यूरिंग दैट रिएक्शन कि ये रिएक्शन आपकी फेवरेबल हो जाती है। बहुत सी सिंपल सी चीज है, यहाँ पे जो स्पीशीज रिस्पॉन्सिबल होती है इसको फेवरेबल करवाने के लिए, ठीक है, इसको फेवरेबल करवाने के लिए जो स्पीशीज रिस्पॉन्सिबल होती है दैट स्पीशीज इज आप लोगों का एसीटोन। ठीक है, वो होता है एसीटोन, इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने एसीटोन का प्रयोग किया। कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है उसका रीजन समझते हैं। आपको ये बात तो अच्छे से पता है कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में ये चीज ऑलरेडी मैं SN1 के दौरान डिटेल में बता चुकी हूं, और जिस दिन सॉल्वेंट्स पढ़ाया था उस दिन भी बताया था। एसीटोन्स के केस में आप लोगों के पास इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपका जो निगेटिव चार्ज होता है वो एनवायरमेंट में बहुत ही एक्सपोज्ड रहता है ना, मतलब सब कोई उस निगेटिव चार्ज को आसानी से अप्रोच कर सकते हैं। बट जो कार्बन होता है, उस कार्बन का जो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बेसिकली इन दोनों CH3 की वजह से ये हिडन रहता है। अच्छा, अब मान लेते हैं आपकी रिएक्शन हो गई, I अंदर आ गया R के पास, और मान लेते हैं आप लोगों का जो X निगेटिव है वो X निगेटिव बाहर चला गया। अब दिक्कत क्या है, ये जो X निगेटिव बाहर जाता है ये चाहता तो है कि काश मैं कार्बन के पास चला जाता, काश कार्बन और मेरे बीच में एक डाइपोल क्रिएट हो जाता, काश मैं स्टेबल हो जाता, बट ये X नेगेटिव बेसिकली आप लोगों के क्या नहीं कर पाता है, ये अप्रोच नहीं कर पाता है, कैनॉट अप्रोच आप लोगों के कार्बन। क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि आप लोगों का जो कार्बन है वो कार्बन बेसिकली हिडन है, इसलिए वो अप्रोच नहीं कर पाता है। तो जो चीज अप्रोचेबल है वो कौन है, आप लोगों की ऑक्सीजन। बट होता क्या है कि ये दोनों के ऊपर क्योंकि निगेटिव चार्ज है, अब सोल्यूशन में तो बहुत सारे एसीटोन के मॉलिक्यूल्स होंगे और बहुत सारे X निगेटिव होंगे, तो एसीटोन के निगेटिव चार्ज और आप लोगों का जो वहां पे X है उसके ऊपर का जो निगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में क्या क्रिएट होने लगता है, एक रिपल्शन क्रिएट होने लगता है। ठीक है, यहाँ पे क्या क्रिएट होने लगता है, रिपल्शन। अगर ये चीज रिपल्शन क्रिएट होती है, इसका मतलब ये कि X निगेटिव कभी भी किसी के साथ डाइपोल वाला बॉन्ड नहीं बना पा रहा है, ये किसके फॉर्म में मौजूद है उस सोल्यूशन में, रिमेन एज आयन
इन आप लोगों का सोल्यूशन के अंदर ये किस फॉर्म में मौजूद है, ये आयंस के फॉर्म में मौजूद है। ये कभी भी किसी के साथ इंटरैक्ट नहीं कर पा रहा है, और क्योंकि ये आयंस के फॉर्म में मौजूद है तो हमने जो आई निगेटिव हटाया था उस आई निगेटिव के साथ कौन था, Na था। तो बस ये X निगेटिव क्या करता है, उस Na प्लस को देखता है और Na प्लस और X निगेटिव के बीच में क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है, और हम लोगों को NaCl या NaBr जैसे प्रोडक्ट मिल जाते हैं। अच्छा, अब ये जो हमें प्रोडक्ट मिला NaCl या NaBr जैसा प्रोडक्ट, ये NaX टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं ये आप लोगों के इनसोल्यूबल होते हैं। किस चीज में, आप लोगों के एसीटोन में। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूं कि अगर मान लेते हैं ये आप लोगों के पास कंटेनर है, तो इस कंटेनर के बॉटम में आपको बेसिकली क्या मिलेगी, पीपीटी मिलेगी। किस चीज की पीपीटी मिलेगी, NaX की पीपीटी मिलेगी। और ऊपर आपको जो सोल्यूशन मिलेगा, ये जो सोल्यूशन आपको मिलेगा ये बेसिकली कौन होगा, ये आप लोगों का क्या होगा, Ri होगा, मतलब फिंकलस्टीन रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा ये, और पीपीटी हमें मिल जाएगी। अच्छा, अब पीपीटी मिलने से हमें फायदा क्या होगा, समझते हैं कि इस पीपीटी से हम लोगों का बेसिकली प्रॉफिट क्या है। प्रॉफिट को समझते हैं, प्रॉफिट क्या है। तो देखो रिएक्शन क्या थी कि आपके पास RX था, उसमें आपने क्या किया, उसमें आपने क्या डाल दिया, उसमें आपने क्या डाला था, NaI डाला था। NaI की जगह आप KI भी इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और यहाँ से आपको प्रोडक्ट क्या मिला, Ri मिला, और आपको NaX की पीपीटी मिली। अब हम इतना तो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़े हैं कि अगर मैं इसमें ली चार्टिलियस प्रिंसिपल लगाऊं तो तुम ये तो जानते हो कि आप जितना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को ली चार्टिलियस के अकॉर्डिंग जितना कम किया जाता है, रिएक्शन उतनी ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होती है, बढ़ती है। इसका मतलब पीपीटी है। पीपीटी का एक बहुत ही खास बात होती है कि आप इसको इजीली क्या कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो। अगर मान लेते हैं कोई एक ऐसा सॉल्ट बन जाता जो सॉल्ट एसीटोन के अंदर डिसॉल्व हो गया, जैसे नमक के अंदर पानी के अंदर नमक डिसॉल्व हो जाता है, तो आप नॉर्मल फिल्ट्रेशन वाली प्रोसेस से तो पानी और नमक को सेपरेट आउट कर नहीं सकते, फिर आपको कुछ अदर टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, राइट। तो क्योंकि यहाँ पे NaX एज अ पीपीटी फॉर्म हो रहा है तो हम उसको इजीली फिल्टर कर सकते हैं। अगर इजीली फिल्टर कर सकते हैं यानी कि बेसिकली आप क्या कर रहे हो, उस पर्टिकुलर रिएक्शन से प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो। और अगर आप रिएक्शन से प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिक्रीज कर रहे हो तो ली चार्टिलियस प्रिंसिपल क्या कहता है कि रिएक्शन कहाँ जाएगी, खुद को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाएगी। और अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, इसका मतलब मोर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट क्या होता जाएगा, बनता जाएगा, ठीक है। मोर एंड मोर प्रोडक्ट विल फॉर्म, ये इस तरीके से होगा, ठीक है, ये कहानी होगी। तो भले ही ये रिएक्शन बॉन्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग थर्मोडायनेमिकली आगे जाने के लिए फेवरेबल ना हो, ऐसा हमें लगता है, बट ये रिएक्शन किस तरीके से फेवरेबल है, क्यों ये आगे गई, ये तो हमको समझ में आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे एसीटोन की इंपॉर्टेंस क्या है, एक तरीके से कि ये आप लोगों का जो X निगेटिव है उसको आपके सॉल्वेंट के वाया स्टेबलाइज होने नहीं देता। अगर X निगेटिव का जो निगेटिव पार्ट है अगर वो किसी और के साथ डायपोल नहीं बना पा रहा है तो ऑब्वियसली उसको फिर Na के साथ बनाना पड़ेगा एंड दे विल फॉर्म सॉल्ट अल्टीमेटली, और वो भी ऐसा सॉल्ट जो कि पीपीटी के फॉर्म में है, एसीटोन। अब होता कैसा है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट जो आप लो उसके अंदर आप लोगों का जो सॉल्ट है वो पीपीटी बनाए। हो सकता है किसी के अंदर ज्यादा अच्छे तरीके से पीपीटी बन रही हो, किसी के अंदर ज्यादा अच्छे तरीके से पीपीटी नहीं बन रही हो। तो ये चीजें कैसी की जाती है, एक्सपेरिमेंटली चेक कर करके देखा जाता है कि किस सॉल्वेंट को लेने से क्या असर पड़ रहा है। तो ये चीज ऑब्वियस है कि हमारे लिटरेचर में हमारे पूर्वजों ने देखी होगी और उसी देखी हुई चीज को उन्होंने हमको बताया है कि किस तरीके से आप लोगों का क्या होता है, आप लोगों का पीपीटी बनता है इस सॉल्वेंट के प्रेजेंस में। तो ये थी फिंकलस्टीन रिएक्शन की कहानी। इससे ज्यादा फिंकलस्टीन रिएक्शन में आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, बस आपको ये याद रखना है कि अगर सबस्ट्रेट में जो आपका लीविंग ग्रुप है वो जिस कार्बन से अटैच्ड है अगर वो कायरल रहा तो आपको प्रोडक्ट में क्या करवाना है, मतलब क्वेश्चन में आपको बेसिकली क्या करवाना है, इन्वर्जन करवाना है,
ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होती है फिंकलस्टीन रिएक्शन की, वो मैं बताती हूँ, बट पहले हम लोग क्या करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ऐसे ही सेम क्वेश्चंस हमने अभी कुछ दिन पहले भी किए हैं, तो मुझे लगता है तुम्हें तकलीफ होगी। हर जगह एक ही रिएजेंट हम लिखेंगे NaI/एसीटोन। ठीक है, बोलो क्या बनेगा प्रोडक्ट। पहले तो लिविंग ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है, बताओ लिविंग ग्रुप कहाँ से अटैच्ड है, इस कार्बन से। क्या ये कार्बन कायरल है? कायरल है। मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें मुझे बार बार समझाने की नीड पड़ेगी कि कायरल क्या होता है, अब तक तुम्हें याद होना चाहिए। तो कायरल होने की वजह से अब जो नया वाला न्यूक्लियोफाइल अंदर आएगा वो इन्वर्ट हो जाएगी उसकी ज्योमेट्री, यानी कि अगर क्लोरीन डैश पे था तो जो आई आएगा वो उस डैश पोजीशन पे नहीं होगा, बल्कि वो आई आप लोगों का कौन सी पोजीशन पे होगा, वेज पोजीशन पे। इसको हम लोग कहते हैं ज्योमेट्री का इन्वर्ट होना। और ये चीज तभी पॉसिबल है अगर आप लोगों ने क्या लेके रखा है, कायरल सेंटर आपके सबस्ट्रेट में है तो। सिमिलरली यहाँ पे, अच्छा ये वाला क्वेश्चन आखिरी में करेंगे, पहले ये करते हैं। बताओ यहाँ पे लिविंग ग्रुप कौन है, ये क्लोरीन ऑब्वियस है आपका लिविंग ग्रुप होगा। क्या ये कार्बन कायरल है? बिल्कुल कायरल है, क्योंकि उससे जुड़े हुए सारे के सारे ग्रुप्स कैसे हैं, अलग है। तो NaI/एसीटोन। ठीक है, बोलो क्या होगा। आप लोगों का जो नीचे में है डंडी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो जैसी थी वो वैसी की रहेगी। टॉप पोजीशन पे जो Me है उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिविंग ग्रुप जिससे अटैच्ड है उसके अक्रॉस फर्क पड़ने वाला है, यानी इस पर्टिकुलर पोजीशन को इन्वर्जन होगा। तो Cl अभी कहाँ है, राइट साइड में है ना। तो अभी आप लोगों का जो लिविंग ग्रुप आ रहा है आयोडीन, क्या वो खुद भी राइट होगा? नहीं, वो हो जाएगा लेफ्ट में, और जो H पहले लेफ्ट में हुआ करता था वो कहाँ पे आ जाएगा, राइट में। डन, ओके। अब जैसे मान लेते हैं ये दिया है, क्या इसमें आप लोगों का ज्योमेट्री इन्वर्ट होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि सारे के सारे आप लोगों के क्या है, यहाँ पे आपने अलग अलग लिए हैं, तो यहाँ पे भी ज्योमेट्री आपकी इन्वर्ट होगी। क्या हो जाएगा, देखो ऊपर वाले और नीचे वालों को, मतलब वर्टिकल पोजीशन पे जो रहते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता, अनलेस एंड अनटिल आपका क्लोरीन खुद वर्टिकल पोजीशन पे ना हो, क्योंकि क्लोरीन आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को फर्क पड़ेगा। क्या हो जाएगा, क्लोरीन आपका लेफ्ट में और H आप लोगों का राइट में, और यहाँ पे क्लोरीन की जगह पे कौन आ गया, आई आ गया। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे दिया है, अब आपको चेक करना है क्या ये पोजीशन आपकी कायरल है क्या, पहले तो वो चेक करो। देखो ये एक कार्बन, इससे ब्रोमीन है। एक चीज जो आपको नहीं दिख रही है वो कौन है, हाइड्रोजन। चलो कम से कम 2 एटम्स तो अलग हैं। हमने देखा कि जो तीसरा एटम है वो भी कार्बन है, हमने देखा कि जो चौथा एटम है वो भी कार्बन है, तो हमें लगा कि अरे नहीं ये तो दोनों सेम है, तो कायरल कैसे हो सकता है। बट देखो डिफरेंस क्रिएट है, इस तरफ डबल बॉन्ड है और लेफ्ट हैंड साइड डबल बॉन्ड नहीं है। इसका मतलब ये दोनों लाभ के कार्बन एक दूसरे से अलग है। तो इसका अगर ये दोनों एक दूसरे से अलग है, इसका मतलब यहाँ पे कायरलिटी है, कायरलिटी है और मतलब SN2 मैकेनिज्म है। SN2 मैकेनिज्म में मतलब ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, इन्वर्ट हो जाएगी। अभी आपका ब्रोमीन आपको कौन सी पोजीशन पे दिख रहा है, डैश। तो जो नया वाला न्यूक्लियोफाइल आएगा, सॉरी वेज पोजीशन पे, जो नया वाला न्यूक्लियोफाइल आएगा वो खुद को कौन सी पोजीशन पे लगा लेगा, डैश पोजीशन पे लगा लेगा। ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे आते हैं। अब मान लेते हैं इसमें आपने 1 मोल डाला NaI एसीटोन का। अब 1 मोल डालने का क्या अर्थ होता है, ये जो कल हम लोगों ने बेसिकली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लिए थे उसमें मैं बातचीत कर चुकी हूँ। 1 मोल का ये मतलब होता है कि आपके पास एक ही मौका है रिएक्शन कराने का, बट यहाँ पे एक्चुअली में ऑप्शंस दो हैं। लिविंग ग्रुप ये भी बन सकता है, लिविंग ग्रुप ये भी बन सकता है। तो कल मैंने जब तुम्हें प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए थे तो उस वक्त मैं निकाल लेती हूँ कहाँ करवाया था हम लोगों ने, कहाँ चला गया, 1 मिनट, कल ही तो किए थे यार, कहाँ गया। हाँ एक नहीं, आई थिंक डिलीट कर दिया इसको मैंने। हाँ ये रहा, हाँ देखो ये कहाँ गया। आप लोगों का 1-2 ऑप्शन वाले थे ना क्वेश्चन, 2 ऑप्शन वाला कहीं था कि 1 ही मोल दिया हुआ है, ये रहा वो क्वेश्चन। ये देखो यहाँ पे हमें डाउट आया था कि I निकलेगा कि Cl निकलेगा। तो हमने क्या देखा था कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी क्योंकि I की अच्छी है इसीलिए आप I को निकालो। तो वही सेम बातचीत मैं यहाँ पे भी कर रही हूँ। अगर मैं तुमसे ये पूछूंगी कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी किसकी अच्छी है, तो तुम साथ साथ जवाब दोगे कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी के मामले में आपका जो ब्रोमीन है वो ज़्यादा बेटर है क्लोरीन से। तो आपको ऐसा लगेगा
कि ब्रोमीन निकलेगा, ठीक है, ब्रोमीन निकलता भी, ठीक है, अगर वो ब्रोमीन किसी कार्बन चेन से कनेक्टेड होता। अभी फिलहाल यहां पे आप लोगों का जो ब्रोमीन है वो किससे कनेक्टेड है, बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है। तो भैया बेंजीन रिंग से कनेक्ट होने का क्या नुकसान है, ये बन गया आप लोगों का अराइल हैलाइड। ये क्या बन गया है, अराइल हैलाइड। जब भी कोई हेलोजन आप लोगों का क्या होता है, बेंजीन रिंग से कनेक्ट हो जाता है तो वो क्या बनता है, अराइल हैलाइड। और अराइल हैलाइड आपके SN2 तो छोड़ो, ये SN2 भी नहीं करते और ये SN1 भी नहीं करते, ये दोनों में से कोई रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। इसका मतलब भले यहाँ पे ब्रोमीन की लीविंग ग्रुप एबिलिटी बहुत अच्छी है, बट ये बेसिकली बताओ किससे कनेक्टेड है, आपकी बेंजीन रिंग से। तो ये नहीं निकलेगा, यहाँ पे कौन निकलेगा, आप लोगों का क्लोरीन, और उसके बदले में कौन आएगा, आयोडीन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हम लोगों को इन्वर्जन करने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि इस पर्टिकुलर कार्बन में जो 2 बॉन्ड्स आपको नहीं दिख रहे हैं वो कौन है, आप लोगों के हाइड्रोजन। तो इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर सेंटर है ये आप लोगों का कायरल सेंटर नहीं है। सो देयरफॉर यहाँ पे किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता है, आप लोगों का यहाँ पे क्या नहीं होता, आप लोगों का इन्वर्जन नहीं होता। तो जब भी आप इस तरीके की सिचुएशन देखो कि 2 लिविंग ग्रुप मौजूद है, तो ऐसे में आपको जज करना रहता है कि किसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी अच्छी है। जिसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी अच्छी होती है आप उसको इस्तेमाल करते हो, सही कह रही हूं मैं, ठीक है। परंतु उसमें यह भी चेक कर लेना कहीं कोई विनाइल हैलाइड तो नहीं है, कहीं कोई आपका क्या नाम है उसका ब्रिज हेड पोजीशन पे तो नहीं है, कहीं कोई आप लोगों का अराइल हैलाइड तो नहीं है। हैलाइड्स के मामले में ये जो 3 केसेस है, विनाइल, अराइल और आप लोगों का ब्रिज हेड पोजीशन, ये तो नहीं है। अगर ये है तो ना बाबा ना, यहां से तो आप उनको नहीं निकाल सकते। इस पर्टिकुलर केस में मैं क्यों नहीं निकाल सकती हूँ, क्योंकि ये जो ब्रोमीन के ऊपर के एक मिनट, ये जो ब्रोमीन के ऊपर के जो ये लोन पेयर्स है ना, ये खुद को नीचे लेकर आते हैं। तो नीचे अगर लेकर आएंगे तो डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो जाता है, और डबल बॉन्ड एक्चुअली ब्रेक करने में डिफिकल्टी होती है। और अगर हो भी गया तो वहां पे अगर पॉजिटिव चार्ज आपने क्रिएट भी किया तो वो हाईली अनस्टेबल होता है, क्योंकि उससे रिंग की काफी हद तक एरोमेटिसिटी या उसका जो भी स्ट्रक्चर होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे स्पेसिफिकली जब हम अल्काइल हैलाइड वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे, ठीक है। इसीलिए ये चीज नहीं टूटेगी। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन मतलब SN2 मैकेनिज्म, और SN2 मैकेनिज्म मतलब इन्वर्जन, ये आपको करना ही करना है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था कि आप लोगों की जो ये पर्टिकुलर फिंकलस्टीन रिएक्शन होती है, इस फिंकलस्टीन रिएक्शन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी एप्लीकेशन है। क्या एप्लीकेशन है, देखो पहले उस एप्लीकेशन को समझने से पहले एक मैं जी के फैक्ट तुमसे पूछ रही हूँ, मुझे बताओ। ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, मैं इसका नाम दे देती हूँ ABC। मैंने इसको रोटेट किया सच दैट कि ये ऐसा हो गया A, ठीक है, और उसके बाद मान लेते हैं आप लोगों का यहाँ पे आ गया रुको C, और यहाँ पे आ गया B। फिर मैंने इसको एक और बार रोटेट किया, मतलब अभी तुम ये देखो ये कैसा था, इसका टॉप वर्टेक्स ऊपर था और बेस नीचे था, यानी कि ये कैसा था, अपवर्ड था, और सेकेंड वाला डाउनवर्ड है। मैंने फिर से एक बार रोटेट किया, ये फिर से क्या बन जाएगा, आप लोगों का ये वापस से बन जाएगा। इसका मतलब अगर आप ओरिजिनल शेप को 2 बार इन्वर्ट करते हो, ठीक है, आप 2 बार क्या करते हो, उस पर्टिकुलर चीज का इन्वर्जन करते हो। कितनी बार, 2 बार अगर आप इन्वर्जन करते हो तो आपको बेसिकली वापस से क्या मिल जाता है, ओरिजिनल चीज मिल जाती है। आपको वापस से क्या मिल जाता है, ओरिजिनल मिल जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। वापस से क्या मिल जाता है, आप लोगों को ओरिजिनल मिल जाता है। अब यही सबसे बड़ी एप्लीकेशन है आप लोगों के फिंकलस्टीन रिएक्शन की, ठीक है, सबसे बड़ा तो भैया यही पे गेम आप लोगों का चलता है। क्या एप्लीकेशन है, आपको मान लेते हैं मैंने कल को कहा कि एक सिंथेसिस करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं सिंथेसिस टाइप के। आपको क्या सिंथेसाइज करना है उस पर हम लोग फोकस करते हैं। मान लेते हैं किसी ने आपको कहा कि आप जाके सिंथेसाइज करिए किस चीज को, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, मतलब आपको ये बेसिकली करना है। आपके पास यहाँ pH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे आपका ड्यूटेरियम है, और आपको बेसिकली ये बनाना है।
क्या बनाना है, यहाँ पे PH, यहाँ पे H, यहाँ पे आपका ड्यूटेरियम और यहाँ पे आप लोगों का OH। ठीक है, यहाँ पे मैं जानती हूँ कि मैंने आप लोगों को लिख के दे दिया ये कि यहाँ पे क्या डालोगे। अब तुम बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, कर लेते हैं आसानी से। Cl को OH से कैसे रिप्लेस किया जाता है बताओ। तुम कहोगे Cl से OH को रिप्लेस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इस्तेमाल कर लो। क्या कहते हैं, किसको इस्तेमाल करो, आप इस्तेमाल कर लो KOH को, हो जाएगा सिंपली रिप्लेस, उसमें क्या दिक्कत है। बिल्कुल मैं कर सकती हूँ KOH को वहाँ पे रिप्लेस, लेकिन तुमने कुछ ध्यान नहीं दिया। तुमने ध्यान नहीं दिया, क्या ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे Cl है और उसी सेम जगह पे OH है, और तुम ध्यान दो कि ये पर्टिकुलर पोजीशन कायरल है। इसका मतलब इमेजिन, ध्यान ढंग से सुनना, अगर ये रिएक्शन को मैं SN2 के वाया लेकर जाऊंगी और SN2 में भी मतलब सिंपल मैं KOH या फिर अगर NaOH डलवा दूंगी, है ना, तो SN2 में तो इन्वर्जन होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, इन्वर्जन होना चाहिए। इन्वर्जन यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, बीइंग अ कायरल स्पीशीज यहाँ पे इन्वर्जन क्यों नहीं हुआ। इसका मतलब SN2 के द्वारा लेकर जाना इज अ बैड ऑप्शन, क्योंकि अगर आप SN2 के द्वारा लेकर जाओगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ओरिजिनल प्रोडक्ट के कंपेयर में आपको इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा। तो आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, SN2 के वाया नहीं लेके जाते, SN1 के द्वारा लेकर जाते हैं। तो SN1 में एक दिक्कत ये होती है कि आपको इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट भी मिलता है और आपको वहां पे रिटेंशन वाला प्रोडक्ट भी मिलता है, यानी कि बेसिकली कुछ परसेंटेज में दोनों अलग अलग परसेंटेज वाइज मिलते हैं। बट मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि मेरे को ये जो प्रोडक्ट मिले यही मेरा प्रोडक्ट 100% हो और कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल 2 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। अगर 2 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं इसका मतलब रिटेंशन वाला 100% तो हो नहीं सकता, क्योंकि बाजू वाले का भी तो कुछ ना कुछ परसेंटेज होगा। इसका मतलब ये रिएक्शन SN1 के वाया भी नहीं जा रही। अब क्या करें, हम जानते तो हैं कि KOH डालने से Cl चला जाएगा और आपका OH आ जाएगा, और जाना SN2 से ही है क्योंकि प्रोडक्ट भी एक बनाना है। लेकिन कैसे SN2 को कैसे फॉलो करें, तो यहाँ पे हमारी हेल्प करने के लिए हम लोगों का आता है आपका फिंकलस्टीन। फिंकलस्टीन कहता है नॉट टू वरी, ठीक है, फिंकलस्टीन कहता है नॉट टू वरी। मेरे आने के बाद आप लोगों की ये समस्या कि बिना इन्वर्जन किए SN2 हो जाए, ये समस्या सॉल्व हो सकती है। कैसे सॉल्व कर सकती है, बोलो देखो ये PH है, ये H है, ये Cl है और मान लेते हैं यहाँ पे ड्यूटेरियम है। वो बोलता है कि आप मेरे अंदर डालो NaI एसीटोन। तो हम जानते हैं कि इसको डालने के बाद क्या होगा, अभी मैंने तुमको सिखाया, ये खुद को इन्वर्ट करवा लेगा, यानी कि Cl चला गया, I आ गया, लेकिन I आया लेफ्ट में, समझ रहे हो। और जब ये I आपका लेफ्ट में आ जाएगा तब वो आपको क्वेश्चन वाला कहता है कि भैया जा, अब तू जाके उसमें KOH डाल, SN2 मैकेनिज्म होगी और आप लोगों का वापस से फिर से एक और बार इन्वर्जन होगा और I की जगह OH आ जाएगा, लेकिन I लेफ्ट में है, OH कहाँ पहुंच जाएगा, आप लोगों के राइट साइड में। तो यानी कि बेसिकली इस एप्लीकेशन का हम यूज कब करते हैं, इस एप्लीकेशन का यूज हम तब करते हैं जब हम लोगों को SN2 पाथवे को फॉलो भी करना है, ठीक है, हमें SN2 पाथवे को फॉलो भी करना है, यह हमारी मजबूरी है कि करना ही करना है, क्योंकि प्रोडक्ट हमको एक ही चाहिए, है ना, लेकिन हमको इन्वर्जन भी नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन इन्वर्जन नहीं होना। तो ऐसे केस में आप इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का यूज करते हो, ठीक है। कि ये क्यों होता है, क्योंकि जब हमने एसीटोन डाला तब एक बार इन्वर्जन हो गया, और जब आप वापस से NaOH डालते हो तो फिर एक बार बेसिकली इन्वर्जन होता है। और मैंने अभी बताया था कि अगर आप 2 बार इन्वर्जन करते हो तो अल्टीमेटली आप वहीं पे पहुंच जाते हो जहां से आपने क्या की हुई है, शुरुआत की हुई है, ठीक है। बस यही थी आपकी फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्वार्ट्ज रिएक्शन ऐसा उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। बोर्ड्स वगैरह में कभी पूछी गई तो पूछी गई, या फिर कोई छोटा मोटा सस्ते लेवल का MCQ से कोई फ्रेम हुआ सो हुआ। अभी जैसे मान लेते हैं आपको स्वार्ट्ज रिएक्शन दी हुई है, मैंने ऑलरेडी स्वार्ट्ज रिएक्शन के बारे में तुम लोगों को बताया कि स्वार्ट्ज रिएक्शन सबसे पहले तो SN1 पाथवे को फॉलो करती है। आपको यहाँ पता होने चाहिए कि इसमें आप लोग सबस्ट्रेट किसको ले रहे हो, क्या है क्या नहीं है, कहानी आपको पता होनी चाहिए। कहानी में आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे सबस्ट्रेट कौन सा लिया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के पास रिएजेंट कौन सा लिया जा रहा है, क्या यहाँ पे कोई सॉल्वेंट लिया जा रहा है, क्या यहाँ पे कोई कैटलिस्ट लिया जा रहा है, क्या
ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को प्रोडक्ट क्या मिल रहा है और यहाँ पे आप लोगों को बाई प्रोडक्ट क्या मिल रहा है और जनरल रिएक्शन क्या है, बस इतना इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। तो जब भी हम सबस्ट्रेट की बात करते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन में, तो स्वार्ट्ज रिएक्शन में भी हम लोग RX ही लेते हैं, जैसे फिंकलस्टीन में लिए थे ना, बस वैसे ही। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे X आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। इवन फिंकलस्टीन में भी आपका जो क्या कहते हैं X आयोडीन हो सकता है, बट बेसिकली ऐसी रिएक्शन कभी भी कंप्लीटली प्रोडक्ट को अचीव नहीं करती है, फिर वो इक्विलिब्रियम पे अटक जाती हैं, ठीक है। क्योंकि पहला वाला आयोडीन नए वाले आयोडीन को रिप्लेस करता है, फिर नया वाला फिर से पुराने वाले को रिप्लेस करता है, ये चलता ही जाता है। जो हमने लास्ट क्लास में नहीं पढ़ा था, रिटेंशन R1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ R1, ये उस टाइप का काम है। रिएजेंट देखो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, यहाँ पे आप रिएजेंट बहुत सारे यूज कर सकते हो स्वार्ट्ज रिएक्शन में, ठीक है, बहुत सारे। अब यहाँ पे रिएजेंट कैसे होते हैं, जो हमारे हैवी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, हम हैवी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के क्या लेते हैं, फ्लोराइड्स लेते हैं। हम क्या लेते हैं, हैवी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के फ्लोराइड, जैसे कि आप एस्टेटाइन फ्लोराइड आप ये ले सकते हो, AsF3 ले सकते हो, आप SbF3 ले सकते हो, आप AgF ले सकते हो, आप Ag2F2 ले सकते हो, आप कोबाल्ट के साथ ले सकते हो। मतलब बेसिकली आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स के फ्लोराइड ले सकते हो, फ्लोराइड, ठीक है। सिर्फ रिएजेंट में वहां पे क्या रखना, कंपल्शन है कि क्या होना चाहिए, फ्लोराइड। जैसे फिंकलस्टीन में क्या कंपल्शन है कि वहां क्या होना चाहिए आप लोगों का, आयोडाइड, वैसे यहाँ पे क्या होना चाहिए, फ्लोराइड। सॉल्वेंट की हम लोगों को यहाँ पे नीड नहीं पड़ती है, क्योंकि यही हम लोगों के लिए काफी होते हैं। और कैटलिस्ट हम लोगों के खुद, ये क्वेश्चन ही हम लोगों का सॉल्वेंट भी है और यही रिएजेंट ही हम लोगों का कैटलिस्ट भी है। क्योंकि अगर आपने एक सॉल्ट लिया है Ag, तो तुम तो जानते हो AgF3 कि SN1 रिएक्शन को इस तरीके के Ag, लेड, मर्क्यूरी टाइप के सॉल्ट उनके लिए उनके क्या होते हैं, कैटलिस्ट के जैसे बिहेव करते हैं, ठीक है। ये जो आपने ऊपर लिए हैं, यही ऊपर वाली चीजें खुद क्या है, एक्ट लाइक अ कैटलिस्ट। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है SN1 में। अब क्यों है वो मैंने उसी दिन SN1 में समझा दिया था, तो वापस से नहीं समझेंगे। बात आती है कि प्रोडक्ट क्या होगा, कुछ नहीं, सीधा R वैसे का वैसी, अब X चला जाएगा, X के जाने के बाद वहां पे आ जाएगा आप लोगों का कौन, अगर आप फ्लोरीन के सॉल्ट्स ले रहे हो तो डेफिनेटली फ्लोरीन ही आएगा ना, RF आएगा। और यहाँ पे Na नॉट Na, अगर आपने AsF3 लिया है तो उसके अकॉर्डिंग कुछ और बनेगा, अगर आप Ag2Cl2 ले रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग कुछ और बनेगा। तो मैं फिलहाल यहाँ पे प्रोडक्ट को लेकर बातचीत नहीं करती हूँ, ठीक है। ये बस इतना याद रखो बाय प्रोडक्ट को लेकर कि यहाँ पे सॉल्ट बन जाएगा, डिपेंड कि आप इनमें से किसको ले रहे हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं होता जैसे कि ऊपर वाले में फिक्स था। तो अगर मैं इन जनरल स्वार्ट्ज रिएक्शन कैसी होती है तुमसे पूछूं, तो अगर मान लेते हैं आपके पास एक अल्काइल हैलाइड है CH3CH2Cl, इसमें मैंने तुमसे कहा कि Hg2F2 को ऐड करो, तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ नहीं करना है, तुम्हें बेसिकली उस Cl को हटाना है और उसके जगह पे क्या लाना है, फ्लोरीन। क्योंकि तुम Hg2Cl2 यूज कर रहे थे, सॉरी Hg2F2 यूज कर रहे थे, इसीलिए जो बाय प्रोडक्ट बनेगा वो रहेगा Hg2Cl2, ठीक है। क्या रहेगा वो आप लोगों का Hg2Cl2। लेकिन अगर आप कुछ और यूज कर रहे होते, कोई दूसरे सॉल्ट्स वगैरह अगर आप यूज कर रहे होते, तो बाय प्रोडक्ट कुछ और रहता। तो बाय प्रोडक्ट पे हम लोगों का यहाँ पे फोकस नहीं है। अब क्योंकि ये रिएक्शन SN1 है, तो यानी कि आपको अगर मान लेते हैं, अगर ये वाला आपका सबस्ट्रेट, अगर ये वाला सबस्ट्रेट, अगर यहाँ पे लीविंग ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है, अगर वो वाला कार्बन एटम आप लोगों का कायरल होता, तो ऐसे केस में आप लोगों को यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स मिलते, एक इन्वर्जन वाला भी मिलता और आपको यहाँ पे कौन सा वाला मिलता, रिटेंशन वाला भी। दूसरी बात, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको मान लेते हैं मैंने 2 सबस्ट्रेट दे दिए, जैसे मैंने एक दे दिया CH3C और CH3CH और यहाँ Cl, एक मैंने दे दिया CH3C, ऊपर में CH3, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl, और मैंने कहा इसको अगर मैं Hg2F2 के साथ रिएक्ट करा रही हूँ तो इसका रेट R1 है, इसको अगर मैं Hg2F2 के साथ रिएक्ट करा रही हूँ तो इसका रेट R2 है।
अब कल को तुमसे पूछा जाएगा कि R1 R2 के बीच में क्या रिलेशनशिप है, मान लो ये क्वेश्चन है, तो हम कैसा हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। पढ़ा है ना, आप रिएक्शन को पहचानो, ये देखकर और ये देखकर आपको पहचान में आना चाहिए कि ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, स्वार्ट्स रिएक्शन है। और अगर ये स्वार्ट्स रिएक्शन है मतलब ये कौन से पाथवे को फॉलो करेगी, SN1 पाथवे को फॉलो करेगी। और अगर ये रिएक्शन SN1 पाथवे को फॉलो करेगी, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि यहाँ पे ज़रूर जो जो रूल्स हम SN1 के मतलब रेट को लेकर जो फॉलो नहीं करते थे, जो मैंने इतना सिखाया तुम लोगों को पुरानी क्लास में, ये उन रूल्स को फॉलो करेगी। और उन रूल्स के अकॉर्डिंग SN1 में जितनी ज़्यादा हिंड्रेंस होती है रेट उतना ज़्यादा होता है, इसलिए R2 वुड बी ग्रेटर देन व्हाट, आप लोगों का R1। ठीक है, ये कहानी रहेगी इस प्रकार की। तो होता कैसा है कि आप लोगों को हर रिएक्शन के नाम बेसिकली पता होने चाहिए, ठीक है, और किस रिएक्शन में क्या काम हो रहा है आपको वो पता होना चाहिए बस। और उसके बाद वो किस मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है वो, ताकि उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आप उसको आसानी से क्या कर सको, बना सको। ठीक है, डन। ये था हम लोगों के फिंकलस्टीन रिएक्शन के बारे में, और ये किसके बारे में था, आप लोगों के साथ ही साथ में स्वार्ट्स रिएक्शन के बारे में। यही फिंकलस्टीन है और यही स्वार्ट्स है। लेकिन सिर्फ क्या यही दो रिएक्शन मुझे पढ़ानी थी क्या SN1 और SN2 के एग्जाम्पल्स के तहत? नहीं, अब भी कम से कम 7 से 8 रिएक्शंस मुझे और पढ़ानी है जो फेमस नेम रिएक्शंस हैं, फेमस एकदम नेम रिएक्शंस कि ये नेम रिएक्शन ये पाथवे फॉलो करती है, ये नेम रिएक्शन ये पाथवे फॉलो करती है। उनमें से आज हमने 2 कवर की। कल हम लोग जो 2 फेमस नेम रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं वो वैसे कि वो नेम रिएक्शंस तो नहीं है, बट वो अल्कोहल्स की दुनिया में एक बहुत ही फेमस रिएक्शंस होती हैं। अल्कोहल्स किस तरीके से कब किसके साथ SN1 देता है, कब किसके साथ वो SN2 देता है। ठीक है, ये वाला काम हमारी कल की क्लास का रहेगा, बराबर। तो कल हम लोग अल्कोहल्स की दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। और कोशिश मैं यही करूंगी कि कल एक और रिएक्शन को कवर करवाया जाए, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस नेम रिएक्शन है, जो आपको आगे जाके आपके बोर्ड्स के सिलेबस में भी इवन, और आगे जाके आप जो अगेन चैप्टर पढ़ोगे फिर से अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, उस चैप्टर में भी आपको ये रिएक्शन क्या होगी, देखने को मिलेगी। ठीक है, तो फिलहाल अभी यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को ओवर करते हैं। अब इसके आगे का काम हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके